गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। एंड हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं PYQs, राइट? सो PYQs यू कैन से लाइक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड PYQs। एंड वो PYQs एंड MCQs जो मैं इस सेशन में लेकर के आई हूँ, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज लेकर के आई हूँ, जिसमें कुछ PYQs हैं, कुछ MCQs हैं, राइट? सो वो सारे ही क्वेश्चंस जो मैं लेकर के आई थी, जो कि हमने अभी तक कर चुके हैं, कुछ काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं प्रीवियस सेशंस में, एंड अपकमिंग सेशन में भी कुछ जो भी आज का जो सेशन हमारा होगा वो MCQs पे ही होगा, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो अपकमिंग सेशंस में हम करेंगे, राइट? सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये सारे क्वेश्चंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और वो सारे क्वेश्चंस दोबारा पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। मे बी सेम एज इट इज वो पूछ लिया जाए, या तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो पूछ लिया जाए, राइट? एंड कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें जो ऑप्शंस होते हैं, उनके ऑप्शंस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके नए क्वेश्चंस की नए तरीके की फॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस की। सो जहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस, मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ वहाँ पे मैं बात भी करूंगी। जिन क्वेश्चन से मुझे लगता है कि ये इन क्वेश्चंस पे कुछ अलग क्वेश्चन बन सकता है, उनके ऑप्शंस पे न्यू क्वेश्चन के फॉर्मेशन हो सकते हैं, मैं वहाँ पे भी बात करूंगी, आपको बता दूंगी, राइट? सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम। सो ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब हमने किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, सारे लिंक दिख जाएंगे। सो आप वन बाय वन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी मेरी क्लासेस को अवेल कर पाए, उससे बेनिफिट ले पाए। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जो मेरा चैनल है, इस पे मैं टोटल जो लेबर वेलफेयर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर का जो टोटल 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स पे मैं बात करने वाली हूँ, जिनमें से हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है अभी, राइट? 4 यूनिट्स के साथ हमने ढेर सारे PYQs भी सॉल्व किए हैं प्रीवियस सेशंस में, MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अगला अभी ये जो 100 MCQs का मैं सीरीज लेकर के आई हूँ, ये जैसे ही खत्म होगा मैं बात करूंगी अगेन थ्योरी पार्ट पे चलेंगे हम। फिफ्थ फिफ्थ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सो आज का हमारा सेशन हम देख लेते हैं एक बार, राइट? सो लास्ट सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। एंड उनमें ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ए ILO adopted Equal Remuneration Act 90, Remuneration Convention number 100 in 1951. B. India ratified ILO's Equal Remuneration Act, Remuneration Convention in the year 1956. C. Provisions relating to equal pay for equal work for both men and women are provided under Article 42 of the Indian Constitution, and D. The Equal Remuneration Ordinance was promulgated on 26 September 1975. सो आपके सामने ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में आपका 1 2 3 4 है, एंड आपने फॉर्मेशन देखा क्वेश्चन का, लाइक ऑप्शंस का फॉर्मेशन देखा आपने, A B C D and ABD, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में किया था। उसका सही आंसर था A एंड D। सो आपके ट्रू पूछा था आपको, तो ट्रू इसमें से क्या क्या है? A और D है। ए क्या है? ILO adopted Equal Remuneration Convention नंबर 100 in 1951, 1991 में उन्होंने अडॉप्ट किया था, ना कि 1956 में। ऑप्शन बी देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसमें क्या चेंज किया गया? दैट ईयर हैज बीन चेंज्ड, 1956 दिया गया, जो कि इनकरेक्ट है। इसका सही जो ईयर है दैट इज 1900, कन्वेंशन नंबर 100 1951, जिसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की बात की गई थी, इक्वल रेम्यूनरेशन की बात की गई थी फॉर मेन एंड वुमेन बोथ।
डी देखेंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड ऑन 26 सितंबर 1975, दैट इज करेक्ट. सो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज का हमारा पहला से क्वेश्चन होगा इस सेशन का. सो देखेंगे, व्हाट इज द करंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर अ पर्सन employed on a wage or salary to be considered as an employee under the Payment of Bonus Act 1965. Let me read the question again. What is the current wage ceiling per month for a person employed on a wage or salary to be considered as an employee under the Payment of Bonus Act 1965? Option 1 देखेंगे, not exceeding 10,000 rupees. Option 2, not exceeding 21,000 rupees. Third, not exceeding 8,000 rupees. And fourth, not exceeding 18,000 rupees. सो यहाँ पे करेंट आपको जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की जो वेज सीलिंग है वो क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नॉट एक्सीडिंग 21,000 रुपीज. 21,000 रुपीज है उसकी जो वेज सीलिंग है. राइट, जो करंट की बात की जा रही है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत जो करंट वेज सीलिंग है पर मंथ फॉर पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ वेज और सैलरी टू बी कंसीडर एज एन एम्प्लॉय, वो उसका क्या है, सीलिंग क्या है, वेज सीलिंग क्या है, दैट इज नॉट exceeding 21,000 rupees. Right, so that's option number 2 would be the correct option. Option next question देखेंगे, which of the following statements relating to the court of inquiry is not correct? The court may consist of one or more person. 2, the court is required to submit its report within a period of 3 months from the commencement of inquiry. Option 3, the court inquiry is an ad hoc body. And option number 4, the court inquiry is preliminary of fact finding machinery. So आपको बताना है, नॉट करेक्ट आपको बताना है. सो यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट, और इसमें करेक्ट क्या क्या है, लाइक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड करेक्ट क्या बातें हैं, दैट इज कोर्ट में कंसिस्ट वन और मोर पर्सन, ये सही होगा. थर्ड देखेंगे, द कोर्ट इंक्वायरी इज एन एडहॉक बॉडी, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वो एडहॉक बॉडी होती है. फोर्थ वन इज द कोर्ट इंक्वायरी इज प्रिलिमिनरी अ फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी, ये एक फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी है. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में. सो हम ये क्वेश्चन लेंगे जो हमारा ये सेशन का ये पहला क्वेश्चन होगा. So, which of the following are ad hoc bodies under the Industrial Disputes Act 1947? A देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नेशनल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी लेबर कोर्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एंड ई ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी. आपको करेक्ट आंसर बताना है. इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से एड हॉक बॉडीज हैं. राइट, सो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एड हॉक बॉडीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947? नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी कमिटी. सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी. ए एंड डी एड हॉक बॉडी होंगी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. ए एंड डी में क्या दिया गया है, दैट इज नेशनल ट्रिब्यूनल एंड डी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. सो नेशनल ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर दी ad hoc bodies under the Industrial Dispute Act 1947. Next question.
when an undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation to be paid to the workmen under the Industrial Disputes Act 1947 shall not exceed his average pay for 3 months, average pay for 4 months, average pay for 6 months, words where average pay for 5 months. यहाँ पे एवरेज होगा लास्ट जो आपका पॉइंट है 4. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है आपको यहाँ पे. अगर क्वेश्चन फिर से ना क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हैं. When an undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation to be paid to the workmen under the Industrial Disputes Act 1947 shall not exceed his कितने महीने नहीं होना चाहिए एक्सीड. दैट इज एवरेज पे फॉर 3 मंथ्स. एवरेज पे फॉर 3 मंथ्स एक्सीड नहीं होना चाहिए. सो इसका ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ब्लेक एंड मॉर्टन proposed famous managerial grid with task orientation and people orientation as two independent dimensions. Identify the correct numerical denotation of the managerial style given below. आपको आपके सामने ऑप्शन है. ए टीम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट, सी कंट्री क्लब मैनेजमेंट, डी मिडिल ऑफ द रोड का मैनेजमेंट एंड ई अथॉरिटी कंप्लायंस. सो आपको बताना है लाइक इनका मैनेजरियल ग्रिड बताना है टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन के बेसिस पर, राइट. सो टीम मैनेजमेंट को किस तरह से डिनोट किया जाता है, इम्पोवरिस्ट को किस तरह से डिनोट किया जाता है, कंट्री क्लब को, मिडिल ऑफ द रोड को एंड अथॉरिटी कंप्लायंस को किस तरह से डिनोट किया जाता है, कि क्या कोड्स हैं यू कैन से. सो आपको बताना है इसमें, राइट. तो सही आंसर आपको चूज करना है. सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. टीम मैनेजमेंट को 9 से करते हैं डिनोट, इम्पोवरिस्ट मैनेजमेंट को 1 से करते हैं एंड कंट्री क्लब को करते हैं 19 से, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट को करेंगे 5 से एंड अथॉरिटी कंप्लायंस को करेंगे 9 से. इसका एक चार्ट जब आप थ्योरी पार्ट मैंने कराया है इसका, अगर आपने नहीं देखा हो वो सेशन तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं. मैनेजरियल ग्रिड वाला चैनल, मैनेजरियल ग्रिड वाला सेशन मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने चार्ट बना करके एक बताया समझाया है अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह से. क्योंकि अभी तो आप ये 9911195591 अगर देख रहे हैं आप, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ये वीडियो या क्वेश्चन देख रहे होंगे और आपने थ्योरी नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि ये रट्टा मार के आप याद भी नहीं कर सकते. जब तक कि आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आप नहीं करते हैं, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझते नहीं है, तब तक आप चीज़ों को माइंड में रख ही नहीं सकते, रिटेन नहीं कर सकते हैं. और एग्जाम के लिए हमें वो चीज़ें चाहिए जो कि लाइक वो रिटेन रहे, राइट. सो आपको पहले क्वेश्चन को समझना होता है एंड देन आपको उसको स्टडी करना होता है. तो समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एमसीक्यू में सॉल्व करवा रही हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी थ्योरी पार्ट को. सो थ्योरी पार्ट को समझना है तो आपको थ्योरी वाली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, राइट. सो जहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह से इसको डिनोट किया गया 9 को, क्यों टीम मैनेजमेंट को 9 क्यों कहा गया, इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट को 1 क्यों से क्यों डिनोट करते हैं, कंट्री क्लब को 19 से क्यों करते हैं, मिडिल ऑफ द रोड को मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट को 5 से क्यों करते हैं, अथॉरिटी कंप्लायंस को 9 से क्यों डिनोट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, राइट. सो बेसिकली आपको वो चीज़ें क्लियर करके चलनी है थ्योरी पार्ट. बट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct relating to payment towards sickness benefit under the Employees State Insurance Act 1948 to eligible employee? Let me read the question again. Which of the following is correct relating to payment towards sickness benefits under the Employees State Insurance Act 1948 to an eligible employees? Option 1, 50% of wages for a maximum of 95 days in a year, 75% of wage for a maximum of 100 days in a year, 70% of wage for a maximum of 91 days in a year and 60% of wages for a maximum of 78 days in a year. आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर.
यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 70% ऑफ वेज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन अ ईयर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, 70% ऑफ वेज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन अ ईयर। आपको ये चीज याद रखनी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। इस सेशन को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। द मेथड बाय विच इंटरनल वेज डिफरेंशियल्स आर डिटरमिन्ड इज कॉल्ड। Let me read the question again. The method by which internal wage differentials are determined is called wage survey, second wage bargaining, third job evaluation, and fourth wage regulation. So इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब इवेल्युएशन, राइट। सो इंटरनल वेज डिफरेंशियल्स को किस तरह से डिफरेंट डिटरमिन किया जाता है, उनको डिटर्मिनेशन किस तरह से, किसकी बेसिस पे किया जाता है, इंटरनल वेज डिफरेंशियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ जॉब इवेल्युएशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉब इवेल्युएशन। ऑलराइट, आपको आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये थोड़ा शॉर्ट मैंने किया इस सेशन को, बट आगे का जो मैं सेशन लूंगी थोड़ा सा उसको लेंदी करूंगी, उसको लॉन्ग करेंगे हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।